हेलो पेरेंट्स, आज हमारे साथ हैं विकास भाई। इनके 2 बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं और पिछले 6 महीने में उनके लिए भी कोई कस्टमाइज्ड करिकुलम बनाया गया है। उनको उस तरीके से पढ़ाया गया, सारा उस तरीके से उनको ट्रीट किया गया बच्चे को। और अब उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या बच्चों ने सीखा, क्या इन्होंने उन बच्चों में ऑब्जर्व किया, वो इनसे पूछते हैं। तो विकास भाई, आप क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर सबसे पहले? क्योंकि जब बात आती है सबसे पहले पेरेंट्स और चीज़ों को पीछे रख देता, पढ़ाई को पकड़ता है। ये पढ़ाई के बारे में बताओ, बाकी चीज़ों के बारे में तो हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको और आपके चाहतों को नमस्ते। मेरा नाम विकास है। मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पे, लड़का और एक लड़की। तो पिछले 5-6 महीने पहले जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ी, आशीष भाई और कुलदीप भाई ने, तो जो प्रपोजल रखा कि भाई प्रकृति के हिसाब से हर बच्चे के अंदर एक ऐसी कला होती है, ऐसा गुण होता है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से अगर उसको वैसा ही माहौल देकर और वैसी ही शिक्षा दी जाए तो बेटर देन जो एजुकेशन आजकल चल रही है, मॉडर्न एजुकेशन, उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। तो हमने उसको एग्जीक्यूट किया और हम यहाँ पे लेके आए बच्चों को आपके पास, इनके पास आशीष भाई के पास छोड़ा। तो पिछले 5-6 महीने में देख रहे हैं कि बहुत सारा बदलाव मिला हमारे बच्चों के अंदर। जो मैं कह रहा हूँ, जो अभी 10 साल के हो चुके हैं मेरे बच्चे, पिछले 9 साल में वो नहीं था जो पिछले 5 महीने में आ गया। तो बच्चों, अभी मैं कुछ दिन पहले अभी छुट्टी लेके गया था, उनका बर्थडे था, तो उस दौरान मैंने उनकी एक्टिविटी देखी। उन्होंने, हमारी बड़ी फैमिली है, तो बड़ी फैमिली के सामने हर बच्चे के, हर पेरेंट्स के पास जाके, उनके जितने भी हमारे रिलेटिव उनके पास जाके उन्होंने एक जो यहाँ पे सीखी वैद्य, मतलब जो आयुर्वेद के ऊपर। तो वो हर बंदे को बता रहे थे कि जी मैं बताता हूँ आपकी बॉडी में क्या है, आप कौन सी प्रवृत्ति, जो पित्त है, कफ है, क्या है, मतलब वो उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी दे रहे थे कि भाई ऐसे इसको ऐसे ठीक करना। और उसके बाद जो खाने का था कि भाई आपने ये नहीं खाना है। मैं विहान को, जैसे वेदिका ने थोड़ा बहुत खा पाया, लेकिन विहान ने तो पूरा इतना डेडिकेट बोला, भाई लस्सी का तो समय नहीं है घर पे, क्यों ज़्यादा मात्रा में लस्सी होती है, सारे वो घर वाले सब पीते लस्सी। तो बोला लस्सी तो मैं पीऊँगा ही नहीं। उसने लस्सी जितने दिन रहा वो एक दिन भी लस्सी नहीं पी। बोला लस्सी तो बिल्कुल नहीं पीऊँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो ये हर बात को पूछता था, अच्छा इसका टाइम है क्या अभी खाने का, कोई फल फ्रूट है, और अच्छा इसका टाइम है, बल्कि ये बोलता था देखो ये पागल है, ये क्या चीज़ खा रहे हैं बाहर, दूसरे लोगों को देखता क्या खा रहे हैं, कह रहे इसका टाइम थोड़ी है इसका खाने का समय थोड़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और वो फैमिली वाला को, औरों को भी सजेशन कर रहे थे कि ये अगर उसको बोलते थे कि ये खा ले, तो बोलता था एक बार आशीष गुरु जी को फ़ोन कर लो, अगर ये खानी है तो मैं देख लूँगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊँगा। लड़की से भी ज़्यादा हमें लगता था लड़की, लेकिन लड़का वो जो उसकी ऑब्जर्वेशन ली तो वो उससे भी ज़्यादा इतना डेडिकेटली है इस चीज़ को लेके। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें बताई जो यहाँ पे हो रही हैं, जो प्रैक्टिकली उनके साथ किया जा रहा है। तो बहुत सारी क्लासेस जो पॉसिबल नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि आजकल बहुत सारी दौड़ लगी हुई है, जो अभी बताया और लोगों ने भी बताया कि नंबर की दौड़। तो वो नंबर की दौड़, सर्टिफिकेट, डिग्रियाँ कुछ नहीं काम आती। काम आता है उनका, उसने जीवन में सीखा क्या, वही एग्जीक्यूट होता है। हमने अपनी लाइफ में भी देखा, जितनी डिग्रियाँ इकट्ठी की वो डिग्रियाँ एक साइड में रखी जाती है, और आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आप करते क्या हो प्रैक्टिकली, वो काम आता है। तो सेम यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, और मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि भाई बच्चे ऐसे ही कंटिन्यू इसके ऊपर रखें। और जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी कि जैसे यहाँ पे बताया था आशीष भाई ने कि भैया मतलब दोनों हाथों से लिखना, दोनों हाथों से सेम टाइम अलग अलग वर्ड लिखना, ये बहुत इम्पॉसिबल शब्द है, लेकिन वो उसके ऊपर काम चल रहा है। दोनों हाथों से हमारी लड़की ने लिखा है यहाँ पे, सेम शब्द लिखे हैं। 6-7 साल 8 साल के बच्चे लिख रहे हैं। हाँ और अभी उसके ऊपर शायद काम चल रहा है कि वो एक टाइम में दोनों हाथों से अलग अलग सेंटेंस लिखेंगे, और अलग अलग लैंग्वेज लिखी जाएगी, अलग अलग लैंग्वेज भी लिखी जाएगी, लैंग्वेज भी डिफरेंट इंग्लिश लिखी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आँख पे पट्टी बांध के बताना कि भाई ये सामने कैसा कलर है, कितने पर्सन है, कौन सी गाड़ी में क्या जा रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो प्रैक्टिकली की भी है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी उसको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। असल में क्या है, जो अभी विकास भाई ने बताया ना, वो पहले यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की उसको एनालाइज किया जाता है कि बच्चे का ब्रेन कैसे बना है, क्या उसके पैटर्न, क्या बच्चे के ब्रेन का डिज़ाइन है एक्चुअल में, उसके हिसाब से ही उसके लिए क्या करना है वो बनाया जाता है। जैसे तो अब बताया कि आयुर्वेद का जैसे बताया, तो पहले 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता है कि बच्चा फास्ट फूड बहुत खाता है और मानता ही नहीं है। तो क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो बच्चे को अवेयर करना है। जब तक आप बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है, उसको कैसे नुकसान देगी वो चीज़, तो वो बच्चा उसको छोड़ेगा नहीं। तो आज अब आपने देखा कि कैसे बच्चे को वो चीज़ पढ़ाने से वो बच्चा इतना अवेयर हो गया कि उसको मतलब आप फोर्सफुली भी वो चीज़ नहीं खिला सकते।
इवन वो बच्चे डिस्कस करने लग जाते हैं खाते टाइम कि भाई तू दाल खा रहा है, अच्छा इसके अंदर ये प्रोटीन है, ये विटामिन है, तो इससे तेरे को ये फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चे का आप देखेंगे ना कि नॉर्मल डिस्कशन जो करते हैं उसमें भी वो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, यानी उसका दिन में उसकी बातें ही प्रोडक्टिव इतनी हो चुकी हैं कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पढ़ाई को एंजॉय कर प्रैक्टिकली कर रहा है। तो हम स्कूल्स में क्या रहता है, स्कूल में आप बच्चे को आपने रटवाया, वो उसने लिख दिया और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो मतलब पढ़ाई का मतलब है कि आपने वो चीज़ सीखी और लाइफ में उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, उसको जीवन में उतार लिया। जैसे एंगल का एक चैप्टर करवाया था कल, उसके बारे में बता सकते हैं कि बच्चों ने मतलब क्या खुद से उसको सीखा है? वैसे तो विकास भाई के बच्चे छुट्टी पे थे, वो मिस कर गए हैं, लेकिन जब एक एंगल का चैप्टर था, वो बच्चे 6th क्लास से शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे क्लास में 1st क्लास के बच्चे भी एंगल्स को देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनको अब हर चीज़ में एंगल दिखने लगे। मतलब वो जियोमेट्री जो उनके बैग में पड़ी रहती है, उनको यही नहीं पता कि इससे होता क्या है एक्चुअल में, तो वो उसमें मेजरमेंट देख रहे हैं, हर चीज़ में मेजरमेंट क्या है, एंगल क्या है, ये चीज़ कैसे काम करती है, उसके पीछे फॉर्मूलाज क्या है। तो मतलब अगर 1st क्लास का बच्चा भी इतना सोचने लग गया, बात करने लग गया है, तो जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा, तो मैं कहूँगा कि आप अभी या तो आपके टीचर्स ने, उस बच्चे के टीचर्स ने उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया है, या फिर बच्चे को जान ही नहीं पाए हैं एक्चुअल में कि वो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट कैसे लेगा। तो वो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। पेड़ों को मैं देख रहा था बल्कि कल के पेड़ों के जो पत्ते हैं इनके एंगल देख रहे थे, वो बीच में लाइन मार गए। पेड़ के पत्ते खाना खाते समय उसमें भी बच्चा मतलब अब उसके जो देख रहा है वो एक अलग उसके पास अपना नज़रिया है, उसको चश्मा पहन चुका है वो कि हर चीज़ को साइंस से देखना है, लॉजिकल देखना है। वो अब मतलब चीज़ के पीछे लॉजिक देखेगा। जैसे कौन सा मौसम है, तो मौसम में क्या खाना है वो हमारे शरीर के लिए सूटेबल है नहीं, क्या शरीर में एंजाइम्स है वो उसको हजम करने के लिए, क्या वो चीज़ उस समय खाने के लिए है कि नहीं है, क्या वो चीज़ किस प्रदेश में उग रही है, किस जगह पे उग रही है, वो क्या और वो किस मौसम में उग रही है, इसीलिए वो खाने के लायक है वहाँ के लिए। तो जब बच्चा इतना डीप अगर सोचने लग जाता है, मुझे लगता है कि वो अब उस बच्चे को तो ऐसा कुछ रोक टोक की भी ज़रूरत नहीं है, और वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सोसाइटी के लिए और अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए कि कैसे एक बच्चे को आप अवेयर करके इतना उसको प्रेशर और कंट्रोल ना करके आप सिखा सकते हैं चीज़ें, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए चीज़ों को लेके। विकास भाई, जैसे मतलब आज के टाइम पे हम यहाँ पर हैं और मैं मतलब ये देखना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम पे लोग लाखों रुपए लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। मतलब क्या आपको यहाँ पर इतना मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आपके बच्चे जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या उससे आपको लग रहा है कि ये इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम पे किसी गुरुकुल में या किसी स्कूल के अंदर पॉसिबल है करना प्रैक्टिकली? नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं है। और बहुत सारे जो हाई सोसाइटी के स्कूल कॉलेज में है वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, जहाँ पे इतनी महंगी महंगी फीसें देते हैं, इतने महंगे महंगे पैकेज देते हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जो अगर मैं आयुर्वेद की बात करें और ये अपनी ऑर्गेनिक की बात करें, प्राकृतिक फूड की बात करें, तो वो वहाँ भी पॉसिबल नहीं है जो यहाँ पे मिल पा रहा इतने कम पैसों में, इतने उसमें। तो ये सारी चीज़ें कहीं पे लगता नहीं मुझे कहीं पॉसिबल है। अगर हमने खुद को मतलब ये चीज़ देखा है कि लोग हमें जब पहले जब हम इसको एज ए बिज़नेस करते थे इस चीज़ को, तो लोग लाखों रुपए देते थे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को करवाने के लिए। अगर मान लीजिए सिर्फ क्यूब का ही एक कोर्स है, उसके लिए लोग अलग से पेमेंट करते थे, अलग जो काउंसलिंग है उसके लिए अलग से करते थे, जो बच्चों के अध्यात्म के ऊपर जो काम करते हैं उसके लिए अलग, मतलब हर चीज़ के लिए अगर हम उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो लाखों रुपए की चीज़ हो जाती है। और वो यहाँ पर आशीष भाई जो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकल किया जाए, कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं अलग अलग स्कूल से, प्रिंसिपल से और जो बिजनेसमैन हैं उनके पास से कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ काम करो। लेकिन आशीष भाई उनको मना कर देते हैं कि वो कहते हैं कि फिर हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, कि अगर हम भी सेम चीज़ अगर, क्योंकि फिर उनकी तरफ से ये दबाव आएगा कि बच्चों को बढ़ाओ, 500 बच्चे लाओ, 1000 बच्चे लाओ, 2000 बच्चे लाओ, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और वो इस तरफ आशीष भाई का जाने का कोई मतलब वो है नहीं। और इसलिए अभी तक जो ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है कि जिसके अंदर हमारे पास शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी हमें मतलब आशीष भाई की तरफ से या हमारी तरफ से ये देखने को मिला क्या कि बच्चों को जो 100% देने की कोशिश की है उसमें कोई कमी आपको अगर नज़र आई हो अभी तक? या
कोशिश है, पूरी कोशिश है आपकी तरफ से, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल की है आप लोगों ने जी। सही लगे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि चीज़ें होती हैं, हाँ, circumstance इनको होते हैं। कैश किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ आज के टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं जो शायद प्रैक्टिकली, मेरे ख्याल आशीष भाई को भी मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन फील्ड के अंदर मतलब रहे हैं ये, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के ही नहीं, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जितने लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं शायद सभी को जानते हैं, उनसे बातचीत भी होती है, सब चीज़ें होती है। तो आशीष भाई आप इस पर क्या कहना चाहोगे कि मतलब जो हमने खुद देखा है कि एजुकेशन को बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है, बहुत लोग बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा करके पैसे कमाते हैं, तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता है बच्चों के ऊपर? अगर हम 40 बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करें तो क्या 4000 बच्चे तैयार नहीं होंगे? तो क्या उसके बाद 40,000 बच्चे तैयार नहीं होंगे? ऐसी हम टीचर्स की फौज नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ। बिल्कुल हो सकता है, और ये काम मैं कहूँगा ये हमारा नहीं है, किसी एक बंदे का नहीं है कि इसको करे। अपना जो विज़न है वो ये है कि बच्चों को तैयार करके दिखाना सोसाइटी में कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें एक जगह पर करवाई जा सकती हैं, और आप लोग भी अपने स्कूल से मांगिए ये चीज़, क्योंकि जब तक आप लोग डिमांड नहीं करेंगे तो अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं है, तो हमारी वर्कशॉप होती है जहाँ पर टीचर्स को तैयार किया जाता है। तो कोई भी स्कूल आके कांटेक्ट कर सकता है कि उसको टीचर को तैयार कराएं, और वो अपने स्कूल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम चलेंगे तो क्योंकि पूरे भारत में इतने लोग हैं उनको नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि एक तरीका है सिर्फ ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन कोई ऑनलाइन एजुकेशन कुछ तरीका नहीं है, वो सिर्फ पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, पैसे कमाने का तरीका है। मैं जब बात करता हूँ, जैसे यूएस में क्या है ना, यूएस में 5 लाख से ज़्यादा टीचर्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान हमारे करीबी देश है जिसको हम ये मानते हैं कि जहाँ तो मतलब पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि वो इतने अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। लेकिन क्योंकि अब मैं इतनी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और इतने लोगों से, साइकोलॉजिस्ट से मिल चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक एक स्कूल या कोई जगह ऐसी नहीं मिली है जहाँ पर एक ही जगह पे इतनी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और बच्चे को उस तरह से एनालाइज करके और इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज करिकुलम बच्चे को दिया जाता है। क्योंकि उसमें क्या है ना कि वो प्रॉफिटेबल सिस्टम नहीं रहता, वहाँ पे आप पैसे नहीं कमा सकते, वहाँ पे आप ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते आप बच्चों की। और जहाँ पे जिसको बिजनेस करना है वहाँ पे तो उसको वॉल्यूम चाहिए, तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास क्वालिटी है देने के लिए, और इसलिए बच्चे इस लेवल पे तैयार हो पा रहे हैं। क्या इस तरह की कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कुछ लोग काम करना चाहें तो क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ सकते हैं तो उनको किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे नंबर आपको दिख जाएगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट पर कैसे काम कर सकते हैं, हम गांव हर स्कूल में इसको कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि हर जगह के बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। प्रैक्टिकल करोगे या सिर्फ बात करोगे? वो तो विकास भाई बता चुके हैं। ठीक है, और कोई पेरेंट विजिट करना चाहे तो वो भी आके बच्चों से मिल सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन के फील्ड के अंदर हम मतलब आशीष भाई जिस तरीके से लगे हुए हैं उससे कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर निकल करके आएगा। तो क्या ये संभव है आशीष भाई कि इसको हम बड़े स्केल पर कर सकते हैं? आज हम बिल्कुल वॉल्यूम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या बड़ी टीम के साथ अगर चला जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको आप पहचान कर उसके ऊपर काम किया जा सकता है? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है बड़े स्केल पर? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर टीचर्स अगर आगे आते हैं, पेरेंट्स अगर आगे आते हैं तो वो भी इस चीज़ को हमसे सीख सकते हैं और वो अपने वहाँ पर इस चीज़ को शुरू करवा सकते हैं। अगर वो हमें बुलाना चाहें तो मैं वहाँ पे आके स्पेशली ट्रेनिंग दे सकता हूँ, स्कूल में ट्रेनिंग करवा सकते हैं जिससे इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बस हमारी पहल करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आगे जा सकती है। और पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक वो डिमांड नहीं करेंगे, उस चीज़ को नहीं मांगेंगे, तो कोई भी आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं देने वाला है। मुझे लगता है कि जितना आज के टाइम पे मतलब कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इससे शायद हमें
देश के अंदर शायद करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, रियलिटी में ये तरीका सही है पढ़ाने का। मैंने कहा कि जो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि सोसाइटी को हम अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है। मतलब आप आज तक तो आप लोगों ने बातें सुनी है कि ऐसा कर सकते हो, फिर आप पेरेंट्स क्या करने की भी कोशिश करते हैं और वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो उसका कारण अलग है कि आप बच्चे को समझ नहीं पाए, वो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही मैं कह रहा कि हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पहली क्लास का बच्चा भी 8th क्लास की साइंस पढ़ रहा है। अब वो सोचे कि वो अब रोक बैलेंसिंग करते टाइम उसको फ्रिक्शन पढ़ रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहा है, वो साउंड का चैप्टर पढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे कि वो 1st क्लास का बच्चा, उसको यही नहीं पता, वो 8th क्लास की साइंस पढ़ चुका है, उस डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। तो चीज़ें बहुत इजी हैं, बातें करने वालों ने उसको कॉम्प्लिकेट करके दिखा दिया। क्योंकि क्या है ना, अगर कोई आपको बताता है और अगर रिजल्ट नहीं निकले तो मतलब उसको इस तरह से बताया जाता है कि आपको लगता है कि आपकी ही कमी है। आज भी आप स्कूल में जाते हो तो आपको लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ा तो आपकी कमी है, ट्यूशन पे नहीं पढ़ा तो आपकी कमी है। तो वो जो आपको सिखाने वाले हैं या जिनको आप फॉलो करते हो एजुकेशन के फील्ड में, पेरेंटिंग के फील्ड में, और आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसका रीज़न यही है कि अभी तक आपको प्रॉपर काउंसलिंग या बच्चे को समझने का तरीका नहीं मिल पाया है। और अपना वही उद्देश्य है कि जिस तरह इन बच्चों ने करके दिखाया वो पूरे देश के बच्चे करके दिखाएं और इस तरह की डिमांड लोग करना शुरू करें अपने स्कूलों से। बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों के अंदर जो इतनी मतलब भारी भरकम फीस पे करने के बाद भी उनके बच्चों से सिर्फ और सिर्फ 90, 95, 99 इस दौड़ में लगा रखा है, बजाय इसके, क्योंकि वो आसान है स्कूल वालों के लिए भी कि बच्चों को नंबरों के दौड़ में लगा दो और पेरेंट्स को फिर बताते रहो, देखो ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा होशियार है। वहीं पे बैठा के आप 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हो ना। यहाँ पे तो एक बच्चे के ऊपर अलग से ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। यानी मतलब यहाँ पे तो आप वॉल्यूम में पढ़ा ही नहीं सकते। तो और जब तक आप वॉल्यूम में पढ़ाओगे तो उसी तरह पढ़ाई होगी, और जब तक आप बच्चे को इंडिविजुअलाइज अटेंशन नहीं दोगे तो आप इस तरह के रिजल्ट नहीं ला सकते। वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना रखा है असल में। इसलिए इस वजह से एक बच्चे पर जो मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरीके की फीस लेते हैं सिर्फ स्कूल। सुबह आपको 8 बजे से 2:30 बजे तक, 2 बजे तक बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसके बाद इतनी महंगी फीस लेते हैं, और उसके बाद एक क्लास में 40 बच्चे बैठे होते हैं। देखो, क्लास में 40 बच्चे बैठना यानी 40 मिनट का पीरियड, एक बच्चे को 1 मिनट का अटेंशन दे पाएगा। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है और वो कुछ समय निकल गया तो वो फिर और बच्चों का भी टाइम उसमें निकल गया। तो ना तो पीरियड टाइम से नहीं होता, पीरियड से बच्चे को कितनी देर उसको लगती है। तो यहाँ पे वही है कि किस बच्चे को या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तो आप सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी या टीचर के पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी कि वो अपने हिसाब से पढ़ा पाए, तो जब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन क्लास तो एक जगह ही नहीं है बच्चे को पढ़ाने की, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो सुनने की क्षमता है डीबी में, तो जैसे ही वो बढ़ती है 80 से अबव होती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। तो क्लास, एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि क्लास का जो डीबी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, और फिर बच्चा जब स्ट्रेस में है तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो नहीं, ये चीज़ें क्लास में बैठा के और इतनी वॉल्यूम में बैठा के तो पढ़ाने की बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिए गए नंबर से या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इसके ऊपर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं? बिल्कुल डिटेल में करेंगे। चलिए, धन्यवाद आशीष, विकास भाई, धन्यवाद।